आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफेमेशन लॉ पर है और भारत में आजकल ये काफी चर्चा में है। इसके राजनीतिक कारण है, लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए इसके लीगल एस्पेक्ट क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या हैं और इस टॉपिक को हम किस तरह से कवर करें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो एक तो इसका निश्चित तौर पर पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन जो अब तक की कहानी है वो कहानी ये है कि राहुल गांधी जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है, वो आईपीसी की सेक्शन 499 में डिफेमेशन लॉ में उनको दोषी पाया गया है। उसके बाद से एक संसद सदस्य के तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है, उसके अंतर्गत उसके उसके अंतर्गत उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। तो फिर वो जो उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हुई है, वो आईपीसी की जो 499 धारा है वो क्या है और वो किस तरह से हिस्टोरिकली इंडियन पेनल कोड में किस तरह से उसे शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जब किसी संसद सदस्य को सजा होती है तो फिर उसको हटाए जाने के क्या प्रावधान है और किन प्रावधानों से किस प्रकार से उन्हें हटाया जाता है। इसके अलावा चर्चा इस बात को भी लेकर है कि 499 जो है ये काफी पुराना कानून है और इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस कानून का मतलब बनता है क्या। और इसी प्रश्न को उठाकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को समाप्त करने से इनकार कर दिया। किस आधार पर इनकार किया और किस प्रकार से इसके पक्ष में आर्टिकल 29(1) को लाकर खड़ा किया और लिली थॉमस जजमेंट से किस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जिसमें किसी को कोर्ट की सजा होने के बाद 3 महीने का जो बफर पीरियड मिलता था, वो समाप्त हो जाने से तात्कालिक तौर पर एक पार्लियामेंट्रियन को जो प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन हट जाने के बाद एक सजा होने के बाद तुरंत ही उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जा रही है। और इसको लेकर संसद की सदस्यता और इन चीजों को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है और उनकी सजा को किस प्रकार से संसद के सचिवालय के माध्यम से या राष्ट्रपति के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन सारी चीजों को, उसको लेकर संविधान में क्या क्या लिखित प्रावधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर जो चीज बाहर है वो यही है कि सूरत के एक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को सेक्शन 499 के माध्यम से उनको सजा सुनाई और वो सजा 2 साल की थी, जिसके बाद से लोकसभा सचिवालय ने उन्हें एज ए एमपी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद से इसके अगेंस्ट में उन्होंने अपील की और उस अपील पर सुनवाई जारी है। तो ये एक खबर है जिस खबर ने हमें ये सोचने को मजबूर किया कि एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले के लिए, एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पहलू हो सकते हैं जिसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। और अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस आते हैं कि उस क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर को कैसे पुट करें। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि सेक्शन 499 क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। इसमें सीधे तौर पर है कि क्रिमिनलाइजेस एनी एक्सप्रेशन इधर थ्रू स्पीच और एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन। कहने का मतलब है कि ये सेक्शन 499 सीधे तौर पर कहता है कि आप अपने बातचीत में किसी के ऊपर टिप्पणी करके या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से या किसी इशारे से किसी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, हार्म करने की कोशिश करते हैं। और हार्म को भी बड़ा क्लियरिफाई किया है कि लोअरिंग मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, जिससे उसका जो चरित्र है, जो समाज के अंदर प्रतिस्थापित है, वो लोअर डाउन होता है या उसकी क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन लोअर डाउन होती है, तो उसको
499 के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इस अपराध को साबित होने के बाद 2 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 499 के अंतर्गत। अब इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू ये है कि इंग्लिश कल्चर में एक समय 17वीं शताब्दी में, जब आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय 17वीं शताब्दी के दौर में वायलेंट ड्यूल्स का प्रचलन था। ड्यूल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें से ये चीज बाहर आ कहती है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच विवाद है तो उस विवाद को भाई सेटल करना है, तो चलो हम बंदूक से ही उस विवाद को सेटल कर देते हैं। तो उसकी डिफिनीशन साफ आती है कि फॉर्मल फाइट विद गन्स which was used in past to decide an argument। तो इस तरह से जब ये प्रचलन काफी बढ़ गया तो पब्लिक डिसऑर्डर की बात होने लगी। लोगों के बीच में विवाद होने पर अगर आप उसे इस परंपरा से सेटल्ड करेंगे, यानी बंदूक से ही इस तरह के विवाद को सेटल करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स सामने आएगी। तो उन लोगों ने इसमें ये डिसाइड किया कि अगर अब किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को, चरित्र के ऊपर या समाज में उसकी जो कुछ भी बोलकर या किसी भी माध्यम से लिखकर उसके चरित्र हनन की कोशिश करेगा तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एक आपराधिक प्रवृत्ति, इसे अपराध माना जाएगा और इसके आधार पर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अब इसमें जो पहली चीज निकल के आई, ये एक किसी भी आधुनिक युग के लिए और ऐसे समय जब हम बहुत ज्यादा विकास की तरफ विकसित मानव का विकास हो चुका है, उसका विवेक और बुद्धि कहीं ना कहीं ठहरता है, तो इसमें जो सबसे चैलेंजिंग चीज आती है किसी कानून के द्वारा भी, कानून के अंतर्गत भी ये चैलेंजिंग चीज है कि ट्रूथ हैज नो डिफेंस सिंस ए ट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट वाज लाइकली टू ब्रीच ए पीस एज ए फॉल्स वन। मतलब अगर आप कुछ ऐसा सच बोलते हैं जिससे शांति भंग होती है या किसी व्यक्ति की मान मर्यादा प्रभावित होती है, तो उससे भी तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और अथॉरिटीज के लिए स्टेप इन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सच बोलें और सच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और सच ही अपराधी के तौर पर उसी का ट्रायल होने लगा है, क्यों? क्योंकि सच बोलने की वजह से या तो किसी व्यक्ति विशेष की छवि को धक्का पहुंचा, या उसकी इमेज हार्म हुई, लोअर डाउन हुई, या एक लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन खड़ी हुई। तो इससे इस कानून को बहुत ऊंचे स्तर का नहीं माना जाता है। सोचा जाता है कि आज के आधुनिक युग में इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए। इसमें एक और खतरा है, जैसे मैंने आपको बोला, द ग्रेटर द ट्रूथ द ग्रेटर द लाइबल, यानी अगर किसी व्यक्ति से जुड़ा एक बड़ा सच है, उस बड़े सच के बाहर आने से उस व्यक्ति की छवि को आघात पहुंचता है या उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो जितना बड़ा सच होगा उतना बड़ा नुकसान होगा। तो ये बातें 17वीं शताब्दी की है, लेकिन 17वीं शताब्दी के 250 साल बाद 1857 के बाद जब 1860 में इंडिया में इंडियन पिनल कोड लिखा जा रहा था, तो उसकी धारा 499 में ये सारी चीजें समाहित की गई। अब 499 से ये स्पष्ट हो गया, जो आईपी इंडियन पिनल कोड है, अब कानून है, कानून इस देश में बना हुआ है। अब कानून या तो संसद उस कानून को समाप्त कर दे या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर दे, लेकिन जब तक कानून बरकरार है तो उसके अंतर्गत अगर कोई अपराध होगा और ट्रायल हुआ और कोई अपराधी घोषित हो गया तो उसके अंतर्गत की सजा मिलनी है। तो criminalize intensely defamatory statement, true statements were not exempted unless they also happen to made for the public good। तो ये एक वास्तव में ये एक साम्राज्यवादी मानसिकता को दर्शाता हुआ कानून है, लेकिन ये इसका एक पहलू है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इस कानून के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार रखे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा लगा कि 1860 का ये कानून, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था
और इसका रूट एकदम कॉलोनियल है, साम्राज्यवादी है। तो ये इस कानून के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए। ये किसी के बारे में कुछ बोलना, और कुछ हद तक यूके में इस तरह के कानून है नहीं। यूके में जब तक आप लिखित रूप से किसी की अ, छवि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब तक डिफेमेशन के अंतर्गत आपके ऊपर कोई मतलब क्रिमिनल ऑफेंस की बात नहीं हो सकती है। यूएसए में भी इस तरह के कानून को लगभग समझ लीजिए समाप्त किया जा चुका है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने इसमें एक बात कही। उसने आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए ये बात बोली कि किसी भी व्यक्ति की जो छवि है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए हम ये अपितु ये बात सच है कि व्यक्ति के पास बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इस अधिकार से हम ऐसा नहीं कर सकते कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसे संरक्षण मिलना चाहिए उससे उसको बाहर कर दें। मतलब आप बोलने के अधिकार को बैलेंस किया गया राइट टू रेपुटेशन से आर्टिकल 21 के माध्यम से, और आर्टिकल 21 की बार बार व्याख्याएं की गई। आर्टिकल 21 एक बड़ा विस्तृत स्वरूप ले चुका है। उस स्वरूप में लोगों के जीने का अधिकार है और मरने के अधिकार तक की बात हो रही है कि अगर क्या इसके अंतर्गत किसी को राइट टू लिव है तो राइट टू डाई भी है क्या। और कोर्ट ने इसी अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 21 को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी नींद भी आपके जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस तरह की मौलिक चीजों को कोर्ट ने आर्टिकल 21 के माध्यम से बार बार परिभाषित किया है। आपके चॉइसेस को लेकर उसको संरक्षित करने की कोशिश की गई है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 काफी वास्ट हो चुका है, काफी लंबा है। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 21 का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मौलिक चीज है, वो ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप ये देखिए, यहाँ पर्सन लिखा गया है, यहाँ सिटीजन की भी नई बात है। और इसके लाइफ की डिफिनीशन जो कोर्ट ने दी है कि जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस आ रही है और सांस जा रही है, यही लाइफ है। लाइफ को भी बड़ा विस्तृत आयाम दिया गया है, जहां चॉइस है, जैसे उसके खाने की इच्छा है कि उसके खाने का अधिकार है, वो इसी आर्टिकल के द्वारा संरक्षित होता है। उसके कपड़े पहनने का अधिकार है, वो इसके आर्टिकल के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। ये सारे अधिकार उससे लिए नहीं जा सकते हैं। इवन स्टेट अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और ये आर्टिकल आगे पीछे 22 और 20 से भी संरक्षण पाता है। तो इस पर आर्टिकल पर हम कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 21 देश के नागरिकों को हर प्रकार से संरक्षण देने का कार्य करता है और वो जीवन का अधिकार देता है। तो इस आर्टिकल के द्वारा ही सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उनका कहना था कि बहुत पुराना 1860 का जो कानून है, जिसमें बोलने पर इस तरह से स्थापित हो जाए कि इस उनके बोलने से या लिखने से या किसी तरह के इशारे करने से किसी व्यक्ति की छवि को हार्म पहुंचा है, यानी लोअर डाउन हुई है उनकी छवि, तो 2 साल तक की सजा है। ये एक साम्राज्यवादी मानसिकता का है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त नहीं किया, अपितु आर्टिकल 21 को थोड़ा सा और बढ़ा करते हुए उसे रेपुटेशन को फंडामेंटल राइट्स के बराबर ले जाके खड़ा कर दिया। तो अब बात यह है कि एक हमारे पास डिफेमेशन है जो आईपीसी का 499 है, और हमारे पास ये तय हो गया कि 499 एग्जिस्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या भी कर दी कि भाई ये आधार है, इस आधार पर हम इसको बनाए रखेंगे, और उसमें आर्टिकल 29 जैसे महत्वपूर्ण आर्टिकल के अंतर्गत उसको संरक्षण दे दिया। इस बीच राजनीतिक तौर पर जिस तरह राहुल गांधी के साथ एक केस में सजा हुई, उसी तरह से एक अलग तरह के केस में लक्षद्वीप के एमपी हैं मोहम्मद फजल, उनको 10 साल की सजा हुई। दो दिन बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया।
18 जनवरी को वहां बाईपोल की घोषणा कर दी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन 7 दिन के अंतर्गत 25 जनवरी 2023 को केरला हाई कोर्ट ने उनके जो सजा हुई थी उस पर रोक लगा दी। तो यानी सजा पर रोक लगाने के बाद अब देखिए, अब दो चीजें हमारे सामने आती है कि एक सिटिंग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो सिटिंग एमपी एमपी के क्या अधिकार हैं, वो किन किन केसेस में उसकी सदस्यता जा सकती है, उसकी सदस्यता होने पर किस प्रावधान के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 से गवर्न होती है। इसके अलावा किसके पास वो अधिकार है कि उस संसद के सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के अधिकारों की घोषणा, अधिकारों की व्याख्या की गई है, वो 102 और 103 है। लेकिन अब इस केस को थोड़ा हम समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपको बता दिया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद उनकी संसद की सदस्यता को रिस्टोर नहीं किया गया, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अभी हाल में ही जाने का निर्णय लिया, और जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी, उस दिन लगभग 11 बजे उनकी सदस्यता रिस्टोर कर दी गई, यानी उनको उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। अब इससे दो चीजें बाहर आती हैं। पहला चीज तो यह है कि सेक्स क्या क्या आधार है, क्या किसी व्यक्ति को एक लोअर कोर्ट में सजा होती है और उस सजा के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो क्या लोकसभा से फौरी तौर पर उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ अपील करने भर तक का समय है कि आप एक लोअर कोर्ट में सजा हुई है, उसके ऊपर की कोर्ट में जाइए, फिर उसके ऊपर कोर्ट में जाइए और राहत लीजिए। तो सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 51, उसमें सबसे पहले जो 4 नंबर क्लॉज हुआ करता था, वहां पर 3 महीने की उनको मोहलत मिलती थी। और जो लिली थॉमस केस का जजमेंट आया, उसी जजमेंट में यही जो राहत का 3 महीने का समय था, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हुई, क्योंकि किसी भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मामले में कि सब जो कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 51 है, उसके अंतर्गत सजा डिस्क्वालिफिकेशन के जो रूल्स हैं वो लागू होता है। तो सदस्यता तुरंत ही समाप्त की जाने की परंपरा आ गई सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के, कि जब आप यहां पढ़ेंगे तो यहां लिखा है शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज, जजमेंट के बाद। लेकिन अब यहां एक सवाल ये, तो अब यहां एक डिबेट है कि शैल बी डिस्क्वालिफाइड वर्ड यूज किया गया है, शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया। यानी इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस में जो ये बात कही गई है, तो इसको किसी अथॉरिटीज के द्वारा डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन वो अथॉरिटी निश्चित तौर पर, इसमें कुछ लोगों का मत है कि वो सेक्रेटरी जनरल के पास वो अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर सच पावर ऑन देम, कि एक सेक्रेटरी जनरल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे सके, इस तरह का अधिकार उनके पास नहीं है। इस अब यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर प्रावधान है, तो ये प्रावधान जो है आर्टिकल 103 में आता है कि अगर कोई पार्लियामेंट्रियन डिस्क्वालीफाई होता है जो 102 का है, तो उसको लेकर प्रेसिडेंट जो है वो अधिकारी है, वो उस पर फाइनल डिसीजन लेगा और वो इसको डिस्क्वालीफाई करेगा। अब हमें यहां ये समझना है कि आर्टिकल 103 यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी भी पार्लियामेंट्रियन के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत संविधान ने वो अधिकार राष्ट्रपति को प्रदत्त किए हैं। और किसके माध्यम से होगा, तो वो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उसको अधिसूचित किया जाए, या राष्ट्रपति के माध्यम से उसको
इसमें ये स्पष्ट है कि किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल 102 कहता है कि एक पार्लियामेंट्रियन को या मेंबर ऑफ हाउस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ए बी सी डी ई ई प्रावधान में स्पष्ट तौर पर है कि ही इज डिस्क्वालीफाई और अंडर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 है और उसका जो सेक्शन 8 का क्लॉज 3 है, उसके अंतर्गत भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 लागू किया जाए। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर लिली थॉमस जजमेंट जो आया, अब ये समझने की आवश्यकता है कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 के क्लॉज 4 में जो एक पार्लियामेंट्रियन को 3 महीने का बफर पीरियड मिलता था कि वो किसी लोअर कोर्ट या किसी नीचे की कोर्ट या मान लीजिए एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई दे तो उसमें भी रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे। वो जो है उस पर डिसीजन देते हुए उन्होंने उस प्रावधान 4 नंबर को समाप्त कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट इनएक्ट ए टेम्पोररी एग्जम्पशन इन फेवर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर। यानी डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली होना चाहिए, उसको ये फेवर नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर अब ये तो स्पष्ट हो गया कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एस वाई कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में जो आलोक लिखा, उन्होंने लिखा कि जैसे ही जज जो होता है मतलब सजा जो होती है उस पर आदेश पर सिग्नेचर करता है तो अब फिर लोकसभा के सचिवालय के पास या मतलब पार्लियामेंट्रियन की सदस्यता जाने को छोड़कर कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ ये है कि नहीं, ये ठीक है पार्लियामेंट्रियन की सदस्यता जा रही है लेकिन ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के पास है। तो इस प्रकार आर्टिकल 102, 103 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लिली थॉमस जजमेंट, ये सारी एक डिफरेंट मत है। वो मत एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण बनती हैं और इसकी जानकारी अपने को रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि आईपीसी का 499 है, इसको प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 से मिलता है और जहां यूएसए और यूके में इस तरह का कानून है नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, वहां पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण देते हुए आईपीसी की धारा 499 को बनाए रखा। ये इस प्रकार से जो डिफेमेशन लॉ है उससे रिलेटेड लेक्चर ये समाप्त हुआ। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ये लेक्चर बहुत अच्छा है या आपको किसी तरह की और भी मदद चाहिए तो मुझे तक्षशिला दिल्ली DELHI@gmail.com पर लिखने की कोशिश करें या हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेल आईडी अगर आपको साफ नहीं दिख रही है तो ये मेल आईडी मैं दोबारा लिख दे रहा हूं और मेल आईडी ये पीपीटी के जो पहला इंट्रोडक्टरी पेज है वहां पर भी लिखा हुआ है। आप सुने समझे और हम इस तरह के वीडियोस के साथ आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।